जब किसी ट्रांजिस्टर को स्विच के फॉर्म में यूज किया जाता है तो उसके लिए कुछ इस टाइप का सर्किट बनाया जाता है ना। हमने एक तो देखा एम्पलीफायर सर्किट था, ये जो है स्विच वाला सर्किट है। दोनों में थोड़ा सा फर्क है। एम्पलीफायर सर्किट में यहाँ पर एक एसी सोर्स हुआ करता था, यहाँ पर जो है एसी सोर्स गायब है, यहाँ पर सिर्फ डीसी बैटरी लगाया गया है, यहाँ भी और यहाँ भी। तो ये इनपुट वोल्टेज है यहाँ पर और ये आउटपुट वोल्टेज है। तो इस सर्किट में अगर इस इनपुट वोल्टेज को हम लोग वेरी कराएंगे तो आउटपुट वोल्टेज जो है वो भी वेरी करता है। जो वेरिएशन है वो देखेंगे यहाँ पर ग्राफ से दिखाया गया है। इनपुट वोल्टेज हमने रखा है एक्स एक्सिस पर और आउटपुट वोल्टेज रखा है वाई एक्सिस पर। तो कुछ इस तरह से वेरी करता है ना। तो अब देखेंगे कि यहाँ पर जब इनपुट वोल्टेज बहुत ही कम है तो यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज जो है वो बहुत ही ज्यादा है ना, बहुत ही ज्यादा है। इसको हम लोग कहते हैं कट ऑफ रीजन कहा जाता है। इसको ये हो गया कट ऑफ रीजन। और यहां से यहां देखेंगे काफी तेज वेरिएशन हो रहा है ना। इनपुट वोल्टेज जो है वो चेंज करने से आउटपुट वोल्टेज में बहुत ज्यादा वेरिएशन हो रहा है। इधर वेरिएशन ज्यादा नहीं हो रहा था। तो इसको जो है इसको कहा जाता है एक्टिव रीजन। एक्टिव रीजन ये वाला जो पोर्शन है ये ग्राफ का पोर्शन, ठीक। और इसके आगे ये वाला जो पार्ट है इसको कहा जाता है सैचुरेशन रीजन। इस रीजन में भी आउटपुट वोल्टेज में ज्यादा वेरिएशन नहीं हो रहा है ना। इधर भी बहुत थोड़ा सा वेरिएशन हो रहा है। तो यहां पर देख सकते हैं कि इनपुट वोल्टेज को चेंज करने से आउटपुट वोल्टेज चेंज होता है और आउटपुट वोल्टेज पर डिपेंड करता है कि यहां से कितना करंट फ्लो करेगा, यानी आउटपुट करंट डिपेंड करता है आउटपुट वोल्टेज पर। तो यहां पर नीचे एक और ग्राफ दिखाया गया है, यह है आउटपुट वोल्टेज और ये दिखाया गया है आउटपुट करंट। आउटपुट करंट मतलब कि जो कलेक्टर है, कलेक्टर से पास करने वाला करंट है ना। तो इसमें ये बहुत सारे ग्राफ दिखाए गए हैं एक्चुअली में। तो ये जो ग्राफ देख रहे हैं आप यहां से यहां तक, ये जो ग्राफ दिखाया गया है उसमें बेस करंट 200 माइक्रो एम्पियर लिया गया है। डिफरेंट बेस करंट के लिए ग्राफ बनाए गए हैं। तो टोटल 5 बेस करंट लिए गए हैं, डिफरेंट बेस करंट लिए गए हैं और उसके लिए 5 ग्राफ भी बनाया गया है। तो अगर बेस करंट 200 माइक्रो एम्पियर लिया जाए और आउटपुट वोल्टेज चेंज हो रहा है, क्योंकि इनपुट वोल्टेज चेंज हो रहा है तो आउटपुट भी चेंज होगा और आउटपुट चेंज होगा तो आउटपुट करंट भी चेंज होगा। तो ग्राफ जो है कुछ इस तरह से जाएगा। अगर बेस करंट 150 माइक्रो एम्पियर लेंगे तो ग्राफ जो है कुछ ये ऐसा जाएगा। अगर बेस करंट 100 माइक्रो एम्पियर लेंगे तो ग्राफ ऐसा आएगा। अगर बेस करंट 50 माइक्रो एम्पियर लेंगे तो ग्राफ ऐसा आएगा। अगर बेस करंट 0 लेंगे तो ये ग्राफ जो है कुछ ऐसा आएगा, है ना। तो इसमें देख सकते हैं कि अगर बेस करंट को बहुत ही कम कर दिया जाए या 0 कर दिया जाए तो आउटपुट करंट जो है वो भी करीब करीब 0 हो गया। आउटपुट करंट 0 होने का मतलब क्या हुआ कि ट्रांजिस्टर जो है ये एक तरह से स्विच्ड ऑफ मोड में चला गया। स्विच्ड ऑफ मोड का मतलब ये हुआ कि जो आउटपुट करंट है वो 0 हो गया। जब करंट नहीं फ्लो करेगा तो उसको हम लोग कहेंगे स्विच ऑफ हो चुका है ना। और इसीलिए ये जो रीजन है इस रीजन को कहा जाता है कट ऑफ रीजन। कट ऑफ का मतलब हो गया कि करंट फ्लो हो गया 0, करंट आउटपुट हो गया 0, ठीक। और अगर ऐसा देखेंगे कि जब बेस करंट को बहुत ही ज्यादा कर दिया जाएगा तो ग्राफ ऐसा आता है ना। उसमें आउटपुट वोल्टेज जो है वो थोड़ा भी रहेगा तो इनपुट करंट बहुत ज्यादा है। तो ये वाला जो रीजन है एक्चुअली में इस रीजन को कहते हैं सैचुरेशन रीजन, है ना, सैचुरेशन रीजन। तो जिस तरह से यहां पर 3 रीजन थे, यहां भी 3 रीजन है। एक कट ऑफ रीजन है, सैचुरेशन रीजन है, इसमें भी कट ऑफ रीजन है, सैचुरेशन रीजन है। तो कोशिश ये किया जाता है कि जो ट्रांजिस्टर है ये सिर्फ 2 रीजन में वर्क करे, कट ऑफ रीजन में और सैचुरेशन रीजन में। कट ऑफ रीजन में होगा तो आउटपुट करंट हो जाएगा 0, है ना। और जैसा कि यहां पर दिखाया हमने कि कट ऑफ रीजन में क्या होता है, आउटपुट वोल्टेज होता है बहुत ज्यादा। बेस करंट 0 कर देंगे तो आउटपुट करंट भी 0 हो जाएगा, ठीक। और उसी तरह से सैचुरेशन रीजन में क्या होता है, आउटपुट वोल्टेज कम होता है। यहां पर देखेंगे
आउटपुट वोल्टेज कम होगा तो ये वाला जो रीजन है इस रीजन में वर्क कर रहा होगा। बेस करंट ज़्यादा रखेंगे तो उसमें होगा क्या कि उसमें जो आउटपुट करंट है वो काफ़ी लार्ज करंट होगा। आउटपुट करंट अगर बहुत लार्ज हो गया यानी कि इसका मतलब ये हो गया है कि जो ट्रांजिस्टर है वो स्विच्ड ऑन हो गया। स्विच ऑन होने का मतलब है कि करंट फ्लो करने लगा है। तो इसी तरह से कोशिश ये किया जाता है कि ट्रांजिस्टर सिर्फ दो स्टेट में, दो रीजन में काम करे, कट ऑफ रीजन और सैचुरेशन रीजन में। तो यहाँ पर हम लोग ये कह सकते हैं कट ऑफ रीजन जो है इसका मतलब ये हुआ कि इस केस में IC हो जाएगा 0 और ट्रांजिस्टर इज इन कट ऑफ रीजन का मतलब हो गया स्विच्ड ऑफ स्टेट। ठीक है, उसी तरह से सैचुरेशन रीजन की बात करें तो सैचुरेशन रीजन में ये जो आउटपुट करंट है ये हो जाएगा लार्ज, और लार्ज करने होने का मतलब ये हुआ कि जो ट्रांजिस्टर है वो एक तरह से स्विच डाउन हो गया। ट्रांजिस्टर इज इन स्विच्ड ऑन मोड और स्टेट। So when transistor is used as a switch, then the circuit is designed such that transistor works only in two states, either in कट ऑफ और कह सकते हैं ओनली इन टू रीजन कहना ज़्यादा बेटर है, आइदर इन कट ऑफ रीजन और इन सैचुरेशन रीजन। मतलब इसको एक्टिव रीजन में नहीं ले जाना है। ठीक है, एक्टिव रीजन में रहेगा तो स्विच जैसा काम नहीं करता है। अगर कट ऑफ रीजन में होगा तो कहेंगे कि स्विच ऑफ हो गया है, और अगर सैचुरेशन रीजन में होगा तो कहेंगे कि स्विच ऑन हो गया है। अभी तक हमने ट्रांजिस्टर के दो तरह के यूजेस देखे। एक देखा हमने यूज एज एम्पलीफायर और दूसरा एज स्विच। अब एक तीसरा यूज भी होता है इसका, जिसको हम लोग समझेंगे। ये एक्चुअली में LC ऑसिलेटर जो हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, उससे रिलेटेड है ना। जैसे LC ऑसिलेटर सर्किट होता है, उस सर्किट में ट्रांजिस्टर का यूज किया जाता है। जैसे देखेंगे यहाँ पर मैंने एक सर्किट बनाया हुआ है, इसमें ये LC सर्किट है, ये L1 इंडक्टर है और ये जो C है ये एक कैपेसिटर है। तो हमें पता है कि LC सर्किट जो होता है उसमें एनर्जी ऑसिलेट करता है ना। तो जो हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर में जो LC ऑसिलेटर पढ़ा था उसमें कोई रेजिस्टेंस हमने नहीं लिया था, है ना। और इसलिए क्या होता था, उसमें एनर्जी कांस्टेंट रहती थी, एनर्जी कहीं लॉस नहीं होती थी, क्योंकि कैपेसिटर और इंडक्टर में कहीं एनर्जी लॉस होती नहीं है। तो इसलिए उसमें एनर्जी कह ले या एनर्जी का एम्पलीट्यूड कह ले वो कांस्टेंट रहता था। लेकिन यहाँ पर अगर देखें प्रैक्टिकली क्या होता है कि हर वायर का अपना कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है। तो उससे क्या होगा कि जो एनर्जी है वो धीरे धीरे कम हो रहा होगा। एनर्जी कम होने से ऑसिलेशन का जो एम्पलीट्यूड है वो कम होने लगेगा। ठीक है, तब जो है एक्चुअली में ट्रांजिस्टर का काम आता है। ट्रांजिस्टर क्या करता है कि जो एम्पलीट्यूड घट रहा है उसको
वो घटने नहीं देता, वो उसको कांस्टेंट मेंटेन रखता है ना। एक दूसरा यहाँ पर देखेंगे इंडक्टर लगाया गया है और इस इंडक्टर के थ्रू इंडक्शन करके वो एनर्जी बार बार इसमें सप्लाई करता रहता है। जैसे ये एलसी सर्किट हो गया ये वाला, तो इस सर्किट का जो फ्रीक्वेंसी है इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 1/2 पाई अंडर रूट LC। तो इतनी ही फ्रीक्वेंसी के साथ में अगर ये इंडक्टर इसको एनर्जी सप्लाई करता रहे तो क्या होगा कि इसकी जो एनर्जी है वो घटेगी नहीं। एनर्जी नहीं घटेगी तो इसका एम्पलीट्यूड नहीं घटेगा, है ना। तो इसमें ट्रांजिस्टर का काम क्या होता है, ट्रांजिस्टर ओनली कीप्स एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन constant by providing sufficient energy at right time in regular इंटरवल्स, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इस LC ऑसिलेटर सर्किट का जो फ्रीक्वेंसी होगा उसी फ्रीक्वेंसी के साथ में एनर्जी सप्लाई करता होगा, है ना। तो एनर्जी सप्लाई करने की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो भी एक्चुअली में 1/2 पाई अंडर रूट LC होगा। आजकल डेली लाइफ में कंप्यूटर का या मोबाइल का या कैलकुलेटर का यूज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है ना। यूँ कह सकते हैं कि अभी जो समय है वो समय ही डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का है। हर जगह डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स ही यूज़ में आ रहा है ना। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये जो कंप्यूटर है या मोबाइल है या कैलकुलेटर है वो किस तरह से काम करते हैं। आपने ध्यान दिया होगा कि चाहे कंप्यूटर हो या मोबाइल हो या कैलकुलेटर हो, सब पर जो है कहीं ना कहीं बटन बने होते हैं। हम लोग बटन दबाते हैं तभी ये काम करते हैं। तो एक्चुअली में जब हम लोग बटन दबाते हैं तो उसको एक सिग्नल भेजते हैं जिसको हम लोग कहते हैं वोल्टेज सिग्नल, है ना। ये जो वोल्टेज सिग्नल होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक तो होता है कंटिन्यूअस और एनालॉग वोल्टेज सिग्नल और एक होता है डिजिटल वोल्टेज सिग्नल। ये जो डिजिटल वोल्टेज सिग्नल है ये वाला सिग्नल भेजा जाता है जब हम कोई बटन दबाते हैं, है ना। तो कंटिन्यूअस एनालॉग वोल्टेज सिग्नल क्या होता है, देखेंगे यहाँ पर हमने एक ग्राफ बनाया है वोल्टेज वर्सेस टाइम। इसमें देखेंगे कि जो वोल्टेज है वो कंटिन्यूअसली वेरी कर रहा है ना। जैसा कि AC में हम लोग पढ़ते थे तो AC में साइनसॉइडली जो है वोल्टेज चेंज होता था, कुछ उस टाइप का है ये वाला, है ना। जबकि जो डिजिटल वोल्टेज सिग्नल है ये कंटिन्यूअस नहीं है, डिसकंटिन्यूअस है। देखेंगे यहाँ से यहाँ तक 5 वोल्ट है और ये वोल्टेज है, ये टाइम है। यहाँ से यहाँ तक 5 वोल्ट है और अचानक ही इस पॉइंट पर जाकर के 0 हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक 0 है, फिर यहाँ से यहाँ 5 है, फिर यहाँ से यहाँ 0 है। तो ये जो डिजिटल वोल्टेज सिग्नल है ये कंटिन्यूअसली चेंज नहीं होता, इसमें बहुत सारे वैल्यूज नहीं होते, सिर्फ 2 वैल्यूज होते हैं। जैसे इस फिगर में देखेंगे कि वोल्टेज के सिर्फ 2 वैल्यूज हैं, 0 और 5, है ना। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि डिजिटल वोल्टेज सिग्नल has only 2 values and it remains constant in each half cycle, है ना। जैसे कहेंगे कि यहाँ से यहाँ तक एक साइकिल है तो हाफ साइकिल में यहाँ से यहाँ तक 5 वोल्ट है और यहाँ से हाफ साइकिल में 0 वोल्ट है। तो बाय रिप्रेजेंटिंग these 2 voltage signals, यहाँ पर
जो दो वोल्टेज सिग्नल हैं वो है 0 और 5 इन टर्म्स ऑफ बाइनरी नंबर्स। बाइनरी नंबर्स सिर्फ दो होते हैं, 0 and 1, है ना। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हैज बीन डेवलप्ड। ये कह सकते हैं कि जो कंप्यूटर है या मोबाइल है या कैलकुलेटर हो गया, कैलकुलेटर्स आर आउटकम ऑफ दिस डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि चूंकि सिर्फ दो ही वोल्टेज सिग्नल होते हैं, वोल्टेज की जो वैल्यू होती है डिजिटल सर्किट में वो सिर्फ दो ही होती है, तो एक को 0 कहा जाता है और दूसरे को 1 कहा जाता है, क्योंकि बाइनरी नंबर में सिर्फ दो ही नंबर्स होते हैं। तो अगर ये 5 के जगह पर 4 वोल्ट भी होता और ये 0 होते तो 0 को 0 सिग्नल भेजेगा और 4 वाले को 1 सिग्नल भेजेगा वहां पर, है ना। तो इस तरह से जो है सिर्फ दो तरह के सिग्नल भेजे जाते हैं, वोल्टेज सिग्नल भेजे जाते हैं, और उस सिग्नल जो है सिग्नल को रिसीव करके जो कंप्यूटर है या मोबाइल जो है वो जो है उस पर वर्क करता है, उस पर फंक्शन करता है। अभी जो हमने डिजिटल वोल्टेज सिग्नल के बारे में पढ़ा उसी से रिलेटेड यहाँ पर हम लोग एक एग्जाम्पल करेंगे। इस एग्जाम्पल में एक डिजिटल सर्किट दिखाया गया है जिसमें कि एक डायोड है, एक लोड रेजिस्टेंस है ना, और इसमें जो इनपुट वोल्टेज है उसका टाइम के साथ में यहाँ पर ग्राफ दिया गया है ना, कि इनपुट वोल्टेज टाइम के साथ में किस तरह से वेरी कर रहा है। हमें क्या करना है कि जो आउटपुट वोल्टेज होगा, आउटपुट वोल्टेज का टाइम के साथ में ग्राफ प्लॉट करना है। एक्चुअली में हमने ग्राफ को प्लॉट कर दिया है, हम लोग सिर्फ चेक करेंगे कि ये जो ग्राफ है सही है या नहीं है। अगर सही है तो ये ग्राफ कैसे आया ये चेक करना है हमको, है ना। तो इसमें करेंगे क्या कि जैसे ये जो सर्किट है, इस सर्किट का ये वाला एंड मैं अर्थिंग कर देता हूं, मान लेता हूं यहाँ का पोटेंशियल है 0 और यहाँ पर इनपुट वोल्टेज रखा जाएगा। ठीक है, तो इनपुट वोल्टेज जो है शुरू में जो है -5 वोल्ट है, यहाँ पर देख सकते हैं -5 वोल्ट है यहाँ से यहाँ तक। तो अगर ये जो पॉइंट है इस पॉइंट का वोल्टेज मैं -5 वोल्ट रख दूं तो ये 0 जो है -5 से बड़ा है। 0 -5 से बड़ा होने का मतलब ये हुआ कि इस सर्किट में फिर जो करंट है वो ऐसे फ्लो करना चाहिए, लेकिन हमें पता है कि जो डायोड है वो इस डायरेक्शन में करंट फ्लो नहीं करने देता है, क्योंकि अगर यहाँ हायर वोल्टेज है यहाँ लोअर वोल्टेज है तो ये एक्चुअली में रिवर्स बयास हो चुका है और रिवर्स बयास में करंट फ्लो नहीं करने देता। अगर यहाँ से करंट फ्लो नहीं करेगा तो लोड रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आएगा 0। तो इसलिए यहाँ पर देखें कि जो ग्राफ है वो 0 है। ठीक है, ये जितना देर तक -5 वोल्ट इनपुट वोल्टेज होगा उतना देर तक आउटपुट वोल्टेज 0 आएगा। उसके बाद जब इनपुट वोल्टेज हो जाएगा +5 यहाँ से यहाँ, तो मैं इसको +5 वोल्ट कर दूंगा। अब यहाँ का पोटेंशियल ज्यादा हो गया यहाँ से, तो करंट जो है इस डायरेक्शन में आएगा और जो डायोड है वो इस डायरेक्शन में करंट फ्लो करने देता है, क्योंकि ये फॉरवर्ड बयास हो चुका है। फॉरवर्ड बयास में जब करंट ऐसे फ्लो करेगा तो यहाँ का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो आना चाहिए 5 - 0, है ना। तो इस हाफ साइकिल में जब यहाँ का पोटेंशियल जो है इनपुट पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस 5 वोल्ट है तो आउटपुट पोटेंशियल डिफरेंस भी +5 वोल्ट आएगा, 5 - 0। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि दूसरा जो हाफ साइकिल है इसमें +5 वोल्ट दिखाया गया है। अब आते हैं तीसरा हाफ साइकिल में, यहाँ पर फिर से -5 हो गया। तो यहाँ पर अगर मैं -5 रखता हूँ तो ये फिर से रिवर्स बयास हो जाएगा, यानी करंट फ्लो नहीं करेगा इसमें। ये हायर वोल्टेज हो जाएगा, ये लोअर वोल्टेज हो जाएगा, तो ये रिवर्स बयास होगा, करंट फ्लो नहीं करेगा। करंट फ्लो नहीं करेगा तो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस 0 आएगा, तो ये 0 दिखा रहा है।
ठीक है। उसके बाद चौथा वाला जो है पार्ट, चौथा वाला हाफ साइकिल कह सकते हैं, इसमें पोटेंशियल जो है +5 है, तो जब यहाँ पर +5 होगा तो ये फॉरवर्ड ब्यास हो गया, तो करंट फ्लो करेगा, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस आएगा 5 - 0, ये हो गया फोर्थ हाफ साइकिल। उसके बाद फिफ्थ हाफ साइकिल में देखेंगे कि फिर से -5 है, -5 होते ही ये रिवर्स बयास हो गया, रिवर्स बयास होते ही यहाँ से करंट 0 यानी कि आउटपुट वोल्टेज 0, तो ये वोल्टेज 0 हो गया। तो इस तरह से कर सकते हैं कि ये अगर इनपुट वोल्टेज होगा तो आउटपुट वोल्टेज इतना आएगा। ठीक, अभी मैंने यहाँ पर बताया किसी बाइनरी नंबर सिस्टम के बारे में, है ना। हम लोग एक नंबर ऑफ सिस्टम जानते हैं जिसको कहा जाता है डेसिमल नंबर सिस्टम, जिसमें कि टोटल 10 डिजिट्स होते हैं 0 से 9 तक, है ना। वैसा ही एक और नंबर सिस्टम होता है जिसको बाइनरी नंबर सिस्टम कहते हैं, जिसमें कि सिर्फ 2 डिजिट होते हैं 0 और 1, है ना। तो इसी नंबर सिस्टम के बारे में हम लोग सीखने वाले हैं। नंबर सिस्टम ये 2 तरह के होते हैं जिनको हम लोग जानते हैं। एक होता है डेसिमल नंबर सिस्टम और दूसरा होता है बाइनरी नंबर सिस्टम, है ना। तो जो डेसिमल नंबर सिस्टम है, डेसिमल नंबर सिस्टम, in this number system there are 10 digits। 10 डिजिट्स कौन कौन से हैं? एक 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। बाकी आगे के जितने भी नंबर्स आते हैं वो इन्हीं 10 डिजिट को मिला करके बने होते हैं, ठीक है। और इस नंबर सिस्टम में जो बेस होता है वो होता है 10। बेस ऑफ डेसिमल नंबर सिस्टम इज 10। बेस का क्या मतलब है, इसको समझने के लिए मैं एक नंबर लेता हूं 6738, ये नंबर है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इनका एक पोजीशन का नंबर देते हैं। जैसे 8 है, 8 के ऊपर लिखेंगे 0, 3 के ऊपर लिखेंगे 1, 7 के ऊपर रखेंगे 2 और 6 के ऊपर रखेंगे 3, है ना। एक्चुअली में जो 8 है, जो सबसे राइट मोस्ट डिजिट है, ये एक्चुअली में लिस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट होता है ना। और जो सबसे लेफ्ट में है ये मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट होता है। तो लिस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट जो है उसके ऊपर 0 रखना है और लेफ्ट साइड में नंबर बढ़ाते जाना, 0 1 2 3। ये जो नंबर्स है एक्चुअली में इनकी प्लेस वैल्यू निकालने के काम आती है ना। तो जैसे इसी नंबर को मैं लिखना चाहूं तो ऐसे लिखूंगा कि जैसे 6 इंटू इसका जो प्लेस वैल्यू निकालेंगे, प्लेस वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं 10 पावर 3, ये प्लेस वैल्यू आएगा, है ना। तो इसका प्लेस वैल्यू, किसी भी डिजिट का प्लेस वैल्यू निकालने के लिए हम लोग ये 10 नंबर जो है इसको यूज कर रहे हैं। और इसीलिए कहते हैं कि इस डेसिमल नंबर सिस्टम का जो बेस है वो 10 होता है। जैसे 7 नंबर है, 7 डिजिट है, इस डिजिट का प्लेस वैल्यू निकालना होगा तो क्या करेंगे 10 टू द पावर 2 करेंगे, ये इसका प्लेस वैल्यू बताएगा 7 का। उसी तरह से जो 3 है उसका प्लेस वैल्यू निकालना हो तो 10 टू द पावर 1, 8 का प्लेस वैल्यू निकालना हो तो 10 टू द पावर 0, है ना। तो प्लेस वैल्यू निकालने के लिए हम लोग 10 के पावर में ये नंबर्स रख रहे हैं, ठीक है। अब इस नंबर को पता करना हो तो कैसे पता करते हैं, 6 जो है इसका फेस वैल्यू है और फेस वैल्यू को प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक। फिर 7 जो है इस नंबर का या इस डिजिट का फेस वैल्यू है 7, प्लेस वैल्यू है 10 टू द पावर 2, मल्टीप्लाई कर देते हैं। फिर ये जो तीसरा वाला डिजिट है इसका फेस वैल्यू है 3 और इसका प्लेस वैल्यू है 10 पावर 1, मल्टीप्लाई कर देते हैं। प्लस ये जो
लिस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट है, इसका फेस वैल्यू है 8 और इसका जो प्लेस वैल्यू है वो है 10 पावर 0 यानी कि 1। तो इस तरह से हम लोग वैल्यू जो है या कह सकते हैं कि जो नंबर है उसको पता कर सकते हैं। ये वाला जो नंबर आएगा ये आएगा 6000 और ये जो नंबर आएगा ये आएगा 700, ये वाला नंबर आएगा 30 और ये वाला नंबर आएगा 8। अगर सबको ऐड करें तो 6738 ये नंबर जो है हमें मिल जाएगा। तो जिस तरह से डेसिमल नंबर सिस्टम का जो बेस है वो 10 होता है, उसी तरह से जो दूसरा सिस्टम बताया बाइनरी नंबर सिस्टम, इसका जो बेस होता है वो होता है 2। कैसे होता है उसको हम लोग यहाँ पर आगे समझेंगे। दूसरे टाइप का जो नंबर सिस्टम होता है उसको हम लोग बाइनरी सिस्टम कहते हैं और इस बाइनरी नंबर सिस्टम में केवल 2 डिजिट्स होते हैं, 0 और 1, है ना। तो बाइनरी नंबर सिस्टम हैज ओनली 2 डिजिट्स और ये जो डिजिट्स होते हैं 0 और 1 होते हैं। इसमें जो बेस होता है, बेस ऑफ बाइनरी नंबर सिस्टम इज 2। अब जैसा कि बेस हमने इसमें समझा था, इसमें कहा था कि बेस जो है डेसिमल नंबर का 10 होता है, इसमें बेस 2 होता है। तो इसका किस तरह से यूज करते हैं ये समझते हैं। जैसे कि सपोज अपने पास कोई नंबर दिया है 1101, ये बाइनरी नंबर हो गया क्योंकि इसमें 2 ही डिजिट यूज किए गए हैं, 0 और 1। अब इसको अगर हमें डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना होगा तो ये बेस 2 को यूज करना होगा, है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें भी इनकी प्लेस वैल्यू फाइंड करने के लिए इनके ऊपर एक नंबर लिखेंगे। जैसे कि राइट मोस्ट नंबर जो है ये लिस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट है और लेफ्ट में जो डिजिट है ये मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट है। तो इसके ऊपर हम लोग एक नंबर रखेंगे 0 और जैसे जैसे मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट की तरफ बढ़ते जाएंगे तो ये नंबर जो है बढ़ता जाएगा, 0 के बाद 1, फिर 2, फिर 3, है ना। तो ये जो है अपना बाइनरी नंबर है और इसकी प्लेस वैल्यू, ये जो डिजिट्स हैं इनकी प्लेस वैल्यू निकालने के लिए हमने वो नंबर लिखा है, ठीक है। तो अब डेसिमल नंबर इसके करस्पॉन्डिंग पता करना हो तो क्या करेंगे, जैसे ये है 1 तो इसका फेस वैल्यू है 1 और इसका प्लेस वैल्यू होगा 2 पावर 3। प्लेस वैल्यू पता करने के लिए ये जो है पावर में लगाना है और बेस जो है यहाँ पर 2 है। जैसे पिछले वाले केस में बेस 10 हुआ करता था, यहाँ पर 2 है। उसी तरह से दूसरा जो नंबर, जो डिजिट है ये है 1 इंटू, इसका प्लेस वैल्यू निकालना हो तो 2 का पावर 2 रखेंगे। तीसरा जो डिजिट है ये है 0, इसका प्लेस वैल्यू निकालना हो तो रखेंगे 2 पावर 1 और ये जो सबसे लास्ट में लिस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट है इसका फेस वैल्यू है 1 और प्लेस वैल्यू होगा 2 पावर 0। अब इसको देखते हैं, ये तो आ जाएगा 8 और ये हो जाएगा 4, ये होगा 0 और ये होगा 1, है ना। तो देख सकते हैं कि ये आ गया 13, है ना। ये कुल मिला करके 13 आ गया। ये जो नंबर आया है ये डेसिमल नंबर है। मतलब अगर हमें बाइनरी नंबर से डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना होगा तो इस तरह से करना होगा। मतलब कि फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू को मल्टीप्लाई करते जाएंगे। प्लेस वैल्यू निकालने के लिए 2 के पावर में ये नंबर्स लगाने हैं, ठीक। ये तो समझ में आ गया कि बाइनरी से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। अब इसमें मुश्किल काम ये है कि अगर डेसिमल में दिया हो तो बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करें। तो उसके लिए मैं स्टेप्स बताता हूं। टू कन्वर्ट द डेसिमल नंबर इनटू बाइनरी, जो पहला स्टेप है, डिवाइड द डेसिमल नंबर
by 2 and successive quotients by 2 till quotient becomes 0, है ना। इस तरह से डिवाइड करते रहना है ना, और तब तक डिवाइड करना है जब तक कि कोसेंट जो है वो 0 नहीं हो जाता। तो डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर को एक पर्टिकुलर जो है सीक्वेंस में अरेंज करेंगे। वो जो सीक्वेंस है वो बाइनरी नंबर बताएगा। सीक्वेंस ऑफ रिमाइंडर्स will give the binary number, है ना। और इसमें जो पहला रिमाइंडर होगा वो लिस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट होता है। फर्स्ट रिमाइंडर will be least significant digit and last remainder will be most significant digit, है ना। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि एक डेसिमल नंबर लेते हैं और उसको डिवाइड करके देखते हैं, ठीक है। उसको बाइनरी में कन्वर्ट करके देखते हैं कि कैसे आता है। जैसे मैंने एक नंबर ले लिया 61 डेसिमल नंबर है, मैं इसको डिवाइड करता हूँ। जैसे कहा गया कि 2 से डिवाइड करना है, तो मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो कोसेंट कितना आएगा, कोसेंट आएगा 30 इंटू 2 60 होता है, ठीक है। और रिमाइंडर कितना आएगा 1। तो रिमाइंडर 1 जो रिमाइंडर 1 आया एक्चुअली में ये जो है लिस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट है, जैसा कि यहाँ बताया गया है, ठीक। अब ये जो कोसेंट आया इसको फिर से 2 से डिवाइड करना, जैसा कहा गया है, एंड डिवाइड सक्सेसिव कोसेंट्स बाय 2। तो ये जो कोसेंट आया इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 15 बार में ये 15 इंटू 2 30 होता है। तो 15 कोसेंट आएगा, रिमाइंडर आएगा 0, क्योंकि 2 इंटू 15 30 होता है। 30 में से 30 माइनस करेंगे 0, तो 0 जो है ये दूसरा वाला नंबर आ गया अपना। ये लिस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट है, इधर जाएंगे तो जो इनका सिग्निफिकेंट डिजिट है, सिग्निफिकेंस जो है वो बढ़ता जाएगा। अब 15 आ गया कोसेंट, इसको फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 7 बार में, है ना। 7 इंटू 2 14 होता है, 15 माइनस 14 रिमाइंडर आएगा 1, तो यहाँ पर 1 लिख देंगे। उसके बाद अब 7 आ गया, इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 बार में जाएगा। 3 इंटू 2 6 होता है, 7 में से 6 माइनस करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा, तो फिर ये 1 आ गया। अब 3 जो है इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 2 होता है, 2 इंटू 1 2, 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1 आ गया, ठीक। अब फिर से इसको 1 को भी डिवाइड करना है, क्योंकि जब तक कोसेंट 0 नहीं होता तब तक रुकना नहीं है। ये कहा गया है डिवाइड टिल कोसेंट बिकम्स 0। तो अगली बार 1 को भी 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 बार में जाएगा। इस बार 0 इंटू 2 0 होता है, तो 1 में से 0 माइनस करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 1। तो ये मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट हो गया। ये हो गया लिस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट और ये हो गया मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, है ना। तो जो 61 है ये डेसिमल नंबर है, इसको हम लोग बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो इतना आएगा। अब चेक करते हैं कि ये जो बाइनरी नंबर है क्या वाकई ये 61 के बराबर है। इसको मतलब कि इस बाइनरी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, जैसा हमने यहाँ पर करा था, है ना। तो इस तरह से पहले क्या करेंगे, पहले इनके ऊपर नंबर लिख देते हैं 0 1 2 3 4 5, है ना। तो इसका फेस वैल्यू है 1 और इसका प्लेस वैल्यू होगा 2 पावर 5, है ना। ये जो दूसरा वाला है इसका फेस वैल्यू है 1 और प्लेस वैल्यू होगा 2 पावर 4। तीसरा जो डिजिट है ये वाला फेस वैल्यू है 1 और प्लेस वैल्यू होगा 2 पावर 3, है ना। अब ये फोर्थ वाला है, इसका फेस वैल्यू है 1 और प्लेस वैल्यू होगा 2 पावर 2,
है ना। फिर ये वाला जो नंबर है इसका फेस वैल्यू है 0 और प्लेस वैल्यू होगा 2 पावर 1, उसके ऊपर 1 लिखा है हमने, तो 2 पावर 1 इसकी प्लेस वैल्यू हो गई। और लास्ट जो डिजिट है इसका फेस वैल्यू है 1 और इसका प्लेस वैल्यू होगा 2 पावर 0, है ना। अब देखते हैं कि ये 61 आता है कि नहीं आता, है ना। तो ये देखेंगे, ये आ जाएगा 32, ये आ जाएगा 16, ये आएगा 8, ये आएगा 4, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 1, है ना। तो देख सकते हैं कि ये जो नंबर्स हैं, है ना, 16 और 8, ये हो जाएगा 24 और 4 28, 28 और 32 60, 60 और 1 61, है ना। तो इस तरह से 61 को पहले हमने बाइनरी नंबर में कन्वर्ट किया, फिर इस बाइनरी नंबर को वापस डेसिमल में कन्वर्ट करके चेक किया तो वापस 61 आ रहा है। यानी ये जो तरीका है इसी को हमें सही तरीके से अप्लाई करना है।